नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। यूक्रेन पर रूस के हमले अभी भी जारी हैं और लगातार हर पल स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। इन हमलों के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इन प्रतिबंधों का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। रूस की करेंसी रूबल में बड़ी गिरावट जारी है, साथ ही रूस की करेंसी रिकॉर्ड लेवल पर आ गई है। रूस ने ऐसे समय में यूक्रेन पर हमला किया जब विश्व अर्थव्यवस्था एक नाजुक दौर से गुजर रही है और कोविड के कहर से उबरने की शुरुआत कर रही है। रूस के इस हमले के अब दूरगामी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। आशंका है कि इससे वित्तीय बाजार और गिरेंगे और तेल के भाव और चढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भले ही भारत पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन इसका असर अब हमारे देश पर भी पड़ रहा है। हालांकि ये प्रत्यक्ष न होकर पूरी तरह से अप्रत्यक्ष है। ये असर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की घोषणा के साथ ही दिखना शुरू भी हो गया। इस युद्ध के कारण ही प्राकृतिक गैस, तेल, गेहूं सहित धातुओं की कीमतों पर इसका असर देखा जा सकता है। ऊर्जा की बढ़ती लागत और सप्लाई चेन में लगातार निरंतर व्यवधान कमजोर आर्थिक स्थिति की बड़ी वजह बन सकते हैं। इसके अलावा भी कई संकट हैं जो और बड़े होकर सामने आ सकते हैं। मुद्दा आपका में आज बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के अर्थतंत्र पर इसके असर की। इस बीच आज यूक्रेन के खार्किव में भारत के एक छात्र की मौत हो गई है। हालांकि भारत ने युद्धग्रस्त इलाके में रहने वाले सभी भारतीयों को वहां से निकलने की सलाह दी है। आखिर ये जंग फिलहाल किस ओर जाती दिख रही है और क्या है ताजा हालात, इसकी भी आज हम समीक्षा करेंगे। और इस सब पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। मेरे साथ हैं आर.एस. शर्मा, फॉर्मर CMD ONGC। साथ ही मेरे साथ हैं SR दयाल, फॉर्मर एम्बेसडर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ चंद्रा, फॉर्मर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन, जो हालिया रूस यूक्रेन जंग की ताज़ा स्थितियों पर हमें अपडेट देंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। अखिलेश सुमन, मैं चाहूंगी कि पहले आपसे जो भी ताज़ा घटनाक्रम रहा है उसके बारे में हम जानकारी लें। आज युद्ध का छठा दिन है और एक भारतीय छात्र की मौत की भी खबर है। क्या घटनाक्रम रहा, बताइए। देखिए प्रीति, युद्ध लगातार उच्च से उच्चतर स्थिति की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्होंने उन्हें 2-3 चीज़ों की जानकारी दी। एक तो कि जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा, जो हमने 24 तारीख को जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद से भारतीय छात्र हों या भारतीय व्यवसायी जो भी आना चाहे उनको लाने की मुहिम जो शुरू की है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और उसके अलावा भारत उस मामले में किस तरह का पक्ष ले रहा है, भारत की क्या स्थिति है, भारत किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विश्व के साथ, दुनिया के अन्य देशों के साथ इस मामले में बात कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी दी। लेकिन इसके पहले जयशंकर जो विदेश मंत्री हमारे, उन्होंने भी राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें कुछ बातों की जानकारी दी थी। तो यह तो सरकार के स्तर पे जो पहली बात है। दूसरी बात है, एक बहुत ही दुखद घटना आज सुबह आई और जिसे विदेश मंत्रालय ने कंफर्म भी कर दिया है कि एक छात्र की मौत हो गई। वो खार्किव में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र थे, 4th ईयर के छात्र थे और कर्नाटक के रहने वाले थे। उनकी मौत हुई है और उसके बारे में यह माना जा रहा है, विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो शेलिंग में मारे गए हैं। मतलब जो आक्रमण के गोले हैं, जो रूस की तरफ से गोले चल रहे हैं, उन्हीं गोलों में उनकी मौत हुई है। लेकिन अब इसमें समझ सकते हैं कि दो तरफा गोले चल रहे हैं। कह नहीं सकता कि किसके गोले में उनकी मौत हुई है, लेकिन निश्चित तौर पे शेलिंग से ही उनकी मौत हुई है। एक तो वही बात। अब इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विदेश मंत्री को यह पूरी बात बताई थी कि जिस तरह का भी इमरजेंसी हो, उस इमरजेंसी में विदेश मंत्रालय के सारे अधिकारी को जितनी ज़्यादा तैनाती संभव हो, तो तकरीबन कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर में सारे जगहों पे 5-6 जगहों पे हमारे लोगों की तैनाती है। और ईस्टर्न बॉर्डर में खार्किव चूंकि काफ़ी सघन इलाका था जहां कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा था, तो वहां से भी लोगों को आने की एडवाइजरी आज सुबह ही जारी की गई है। और उन्हें यह बहुत ही जोर देके कहा गया है एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय द्वारा कि पहले तो ट्रेन अगर मिल जाए तो ट्रेन से निकल जाइए, और नहीं तो जो भी साधन आपको मिलता है उस साधन से निकल जाइए, ताकि आपको सुरक्षित फिर हम दूसरे देशों में ला सकें। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि 4 मंत्री हमारे वहाँ गए हुए हैं 5 देशों में, जो हमारे बगल वहाँ के पड़ोसी 5 देश हैं, पोलैंड है, मालदोवा है, उसको मिला के 3 और देश। तो इन सारे देशों में हमारे तो कोऑर्डिनेशन की बात है, कोऑर्डिनेशन में काफ़ी तेजी है। और निश्चित तौर पे इमिग्रेशन में जो अभी हमें सूचना मिल रही है कि वहाँ चूंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है, लोगों के भागने वाले लोगों की संख्या यूक्रेन से बढ़ रही है, इसलिए इमिग्रेशन में थोड़ा सा देर हो रही है जरूर। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार 9,000 लोग हमारे भारत आ चुके हैं। कल जो संख्या थी 8,000 की थी, आज सुबह तक ये संख्या हो गई है 9,000 लोग हमारे यहाँ आ गए हैं। तो इस मोर्चे पे सरकार काफी मुस्तैदी से काम कर रही है। बिल्कुल।
एसआर तायल, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी अर्थतंत्र और अर्थव्यवस्था पर क्या असर है दुनिया और भारत की, इस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन पहले मैं युद्ध किस ओर जाता दिख रहा है आज छठा दिन। जो शुरुआत में सोचा जा रहा था कि यूक्रेन रूस के सामने टिक नहीं पाएगा और हो सकता है युद्ध जल्द खत्म हो, लेकिन आज छठा दिन जो भी आज घटनाक्रम रहा है और जो कोशिशें युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, वो क्या तस्वीर बयां कर रही है? देखिए, जो भी प्रेज़िडेंट पुतिन के कैलकुलेशंस रहे हों 24 फरवरी के हमले में, यूक्रेन उनके सामने झुका नहीं है, यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है, यूक्रेन के प्रेज़िडेंट और पूरी पॉपुलेशन भी लड़ने के लिए तैयार है। और प्रेज़िडेंट पुतिन ने अभी तक जो भी हमले हुए हैं, वो यूक्रेन की जो कैंटोनमेंट्स हैं या आर्मी के ऊपर हुए हैं और कोलेटरल डैमेज तो हुई है, पर सिविलियन एरियाज़ पे अभी तक रूस ने हमला नहीं किया है। कीव के भी बाहर 30 किलोमीटर पर पूरी फ़ौज तैनात है। हम्म। कल बातचीत हुई थी यूक्रेन के डेलीगेशन में और रशिया के डेलीगेशन में, और उसके जो सबसे अच्छा परिणाम है कि उन्होंने कहा है कि दोबारा बातचीत करेंगे। हम्म। और दोनों साइड्स ने कहा है कि कुछ बिंदुओं पर शायद थोड़ी-सी कन्वर्जेंस है। इसमें एक आशा की किरण है, और नहीं तो सब पत्ते इस समय राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में हैं। हम्म। वही इस तंत्र को चला रहे हैं। कितना आगे वो जाना चाहते हैं और क्या वो सिविलियन एरियाज़ पर अटैक करने के लिए तैयार हैं? फ़ौज तो उनकी खड़ी हुई है। ठीक पर है। अब उनके ऊपर निर्भर है कि वो कहाँ तक इस बात को ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से अ, आज बोरिस जॉनसन अभी गए थे पोलैंड, और उनका एक स्टेटमेंट आया है कि देखिए, जो भी असला ये हम्म। जो नाटो कंट्रीज़ भेज रहे हैं नाटो को, यूक्रेन को, चाहे वो एंटी टैंक मिसाइल्स हों, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हों, वो सब पोलैंड के रास्ते से ही यूक्रेन जाएगा। तो वो सब रास्ते भी खुल रहे हैं। जी। तो मैं समझता हूँ अगले 24 घंटे, 48 घंटे में हम्म। ये पुतिन साहब के ऊपर निर्भर है कि क्या वो एक अटैक इस तरह का फुल फ्लेजेड करेंगे, जिससे सिविलियंस का तबाही हो। और उसमें देखिए, रशिया पहले ही आइसोलेटेड है, हाँ। और इस तरह की पिक्चर्स अगर पूरी दुनिया में जाएँगी कि जनता की जान-माल की तबाही हो रही है, हम्म। तो रशिया बहुत एक कॉर्नर हो जाएगा। इकोनॉमी के ऊपर तो अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसमें। जी। पर जो रूस की जनता भी सोचेगी कि ये कहाँ हमें लाके खड़ा कर दिया है। जो फुटबॉल उनका प्रिय जो है, टेनिस है, वो हम्म। पूरी दुनिया से उनको एक कट ऑफ कर दिया जाएगा। हाँ। तो क्या ये मामला इस स्टेज तक आना चाहिए था? शायद बिल्कुल। ये सवाल भी रशिया में खड़ा होगा। बिल्कुल, यानी इंटरनल जो आंतरिक रोष है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और समय के साथ। अब इस चर्चा को थोड़ा-सा मैं जो आर्थिक पहलू हैं, उस तरफ लाऊँगी। सौरभ चंद्रा, मैं चाहूँगी आप पहले आसान शब्दों में समझाइए कि अब तक रूस के हमले के बाद, इस युद्ध के बाद अब तक जो रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो थोड़ा हमें समझाइए, वो क्या प्रतिबंध हैं और इसके कितने बड़े असर रूस में इंटरनल आर्थिक तौर पर, आंतरिक तौर पर अब दिखना भी शुरू हो चुके हैं? देखिए, रूस पे अभी तक जो प्रतिबंध लगाए हैं वो एक सीमा के अंदर लगाए गए, ठीक है। चलता रहा और बढ़ता रहा, और प्रतिबंध बढ़ाए गए, उनको स्विफ्ट से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। हुँ। उनके ऊपर अगर ऑयल एंड गैस के प्रतिबंध लग गए, तब बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी गैस यूरोप में देते हैं। हुँ। अगर उसको बंद कर दिया जाए तो उसका कोई विकल्प नहीं है, और अगर विकल्प है भी तो वो बहुत बढ़े हुए दाम पर है। यूएसए की एलएनजी के दाम लगभग 3 से 4 गुने हैं। अगर कतर से डाइवर्ट करते हैं तो हमारे देश पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो हमें हमारे देश में आना चाहिए वो शायद उधर चला जाए, एशियन कंट्रीज में और आना चाहिए वो उधर चला जाए। हुँ। आफ्टर ऑल जो सरप्लस गैस है वो कहां पर है? रूस में है, ईरान में है, तुर्कमेनिस्तान में है और कतर में है। ठीक है। अमेरिका इसकी कभी पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो सबसे भयावह स्थिति गैस में होने वाली है। अब इसमें क्या हो सकता है? अब जैसे ईरान को अगर ये मार्केट में वापस ले आए तो कच्चे तेल की तो कुछ हद तक जो कमी होगी, जो डिमांड और सप्लाई के बीच में डेफिसिट है, उसकी पूर्ति हो सकती है। हुँ।
मगर इसका असर देखिए आपके सामने आ रहा है। रूबल गिर रहा है। जो रूस की इकोनॉमी है वो अपने एक्सपोर्ट पे बहुत निर्भर है, और वो भी ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट पे। तो ये युद्ध जल्दी समाप्त हो, ये रूस के भी हित में है और बाकी दुनिया के भी हित में है। ठीक है। आरएस शर्मा, जैसे अभी सौरभ चंद्रा जी ने भी कहा कि जो गैस और तेल है उसकी आपूर्ति बाधित होने का बहुत बड़ा असर हम पर भी दिखाई दे सकता है, पूरी दुनिया में तमाम देशों पर दिखाई दे सकता है। और हमने देखा भी कि 24 फरवरी को 2014 के बाद पहली बार जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसने $100 प्रति बैरल की सीमा को पार किया। और सबसे बड़ी आशंका कच्चे तेल के भाव और बढ़ने को लेकर है फिलहाल। और जैसा बताया भी गया है कि यूरोपीय संघ का गैस और तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता यूरोप में नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी हम देख रहे हैं कि वो 10% तक बढ़ चुका है। जो दुनिया के तमाम देश हैं, वो भले ही यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें या बाकी जो देश हैं, आपको क्या लग रहा है वहाँ इसका असर और ज़्यादा बढ़ता दिखाई देगा क्या हमें हाल फिलहाल? हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा दोनों को पैनलिस्ट ने। बहुत अच्छा उन्होंने एक वो जो फ्लेवर दिया है, जी। टोटल सिनेरियो जो प्रेजेंट किया है, मैं दोनों से बहुत एब्सोल्युटली सहमत हूँ। और अभी बात आती है इम्प्लीकेशंस की। देखिए, हमारा देश जो है, हमारा देश भारत जो है इज अमंग्स द मोस्ट वल्नरेबल इन द सेंस कि हमारी जो 85-86% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कंजम्पशन होती है वो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पे होती है। गैस की भी जो है तकरीबन 55% जो है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन इम्पोर्ट बेसिस पे है। अभी बहुत तेजी से ऑयल और गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। थोड़ा सा अभी कंफर्टिंग फैक्टर ये है कि जो सैंक्शंस लगाई गई हैं प्रतिबंधित तौर पे, जैसे बताया पहले जो है, इसके अंदर ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स उसके जो भी सैंक्शंस हैं उसमें नहीं आते हैं। स्विफ्ट एक ऐसा है पेमेंट का, अगर वो बिल्कुल वहां से भी बंद होता है तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लिए, रूस के लिए तो होगा ही होगा, सभी देशों के लिए बहुत ही मुश्किल वाला समय आने वाला है। और इस वक्त तकरीबन 10% दुनिया का जो है ऑयल प्रोडक्शन रशिया से आता है। हाँ। ओपेक प्लस के मेंबर है। तो उसके ऊपर अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो अभी जो क्रूड के दाम जो सेंटीमेंट्स को देखते हुए इतने वो फ्लेयर अप हो गए हैं, तो वो कहाँ तक जाएंगे उसकी अनुमान करना भी मुश्किल है। मैं तो यही बोलूंगा ठीक है। क्योंकि एनर्जी इज द प्राइम मूवर फॉर एनी एक्टिविटी। ठीक है। तो इसमें ऑयल एंड गैस दोनों ऐसी चीजें हैं, इसके बगैर जो है संभव नहीं है कोई भी इकोनॉमी इसका चल पाना। और हमारी इकोनॉमी जो, जैसे मैंने बताया, ज्यादा वल्नरेबल है। तो इसको हम प्रे करेंगे, विश करेंगे कि इसके बाद हालत और ज्यादा खराब नहीं हो, दूसरे बड़े सैंक्शंस की नौबत नहीं आए, नहीं तो बड़ी अनइमेजिनेबल जैसी सिचुएशन डेवलप होती जा रही है। लगता था कि 2-4 दिन के अंदर ये कुछ बात हो जाएगी। रशिया सोचता था कि वो शायद कीव पे कब्जा कर लेगा, पर वो चीज हो नहीं रही है। और अभी वो जो सब कुछ प्रेसिडेंट पुतिन की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बड़ी स्केरिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि माय न्यूक्लियर वेपन्स आर ऑन द डेटर एंड। तो इस किस्म की चीजें जो हैं और भी परेशानी वाले हालात पैदा करते जा रही हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ इसका जो है बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑलरेडी अभी हो चुका है। ठीक है। और इससे ज्यादा बहुत मुश्किल होगा संभाल पाना। सरकार अभी संभाल पा रही है। पिछले 3 महीने से ज्यादा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में तेजी नहीं है, बट जो मैकेनिज्म है इंटरनेशनल इंपोर्ट पैरिटी के हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाया जाता है, तो 10 से 12 रुपए प्रति लीटर आज इसके पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये कब तक सरकार ये चीज रोक पाएगी? और अभी 10 मार्च भी लेके चलते हैं, उसके बाद क्या सिनेरियो डेवलप होंगे, क्या ऑप्शंस होंगी? ठीक है। मुझे आई डोंट नो हमारे पास वो ऑप्शंस डिस्कस करने का समय है कि नहीं है। ठीक है। मैं पर आगे जो भी अभी जो है हालात
काफी परेशानी वाले हैं इस वक्त। ठीक है, ठीक है। अ, तायल सर, अगर मैं देखूं तो कमोडिटी मार्केट में रूस का काफ़ी बड़ा रोल है, और मैं एक छोटा सा अगर आंकड़ा दूं जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जेपी मॉर्गन के हवाले से कहा गया है कि ग्लोबल प्रोडक्शन में रूस के शेयर की बात करें तो पैलेडियम प्रोडक्शन में रूस की हिस्सेदारी 45.6%, और प्लैटिनम में 15.1%, गोल्ड में 9.2%। इसके बाद सिल्वर का नंबर आता है। ऑयल में अगर हम देखें तो 8.4%, गैस में 6.2%, इसके बाद निकल भी है, गेहूं में 5% है, एल्युमिनियम में 4.2% है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अगर मैं गैस और तेल से अलग हटकर बाकी जो चीजें हैं उनमें रूस की हिस्सेदारी की बात करूं तो और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर आप बड़ा प्रभाव पड़ता देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस तो पहले ही बढ़ने शुरू हो गए थे और ये ट्रेंड पिछले 1 साल से चल रहा है। अब प्राइमरी कमोडिटीज़ का प्रोड्यूसर रशा है ही, इतना बड़ा लैंड है, नक्शे पे देखते हैं हम कितना जी। बड़ा लैंड है वो। तो हर चीज़ की सप्लाई लाइन इफ़ेक्ट होगी और ये देखना है कि ये लड़ाई, जैसा कि शर्मा साहब ने कहा, कि कितने दिन चलती है ये। हम्म। क्योंकि जो सब सप्लाई चेन्स हैं वो चल रही हैं अभी, उनको डिसरप्ट होने में टाइम लगता है, स्टॉक पाइल्स होते हैं। फ्यूचर्स का मार्केट तो एकदम हो जाता है बहुत ऊपर-नीचे, पर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ने में समय लगता है, क्योंकि अभी कोई प्रोडक्शन सेंटर या लॉजिस्टिक्स सेंटर कोई डायरेक्ट अटैक में नहीं आया है। फाइनेंशियल सैंक्शंस लग सकती हैं, हट सकती हैं, एनर्जी को पहले ही उसको अलग से रखा गया है। हाँ। तो और वेस्ट ये प्रयत्न कर रहा है कि सैंक्शंस का इफेक्ट केवल रशा पर ही पड़े और उनकी जनता सैंक्शन से बची रहे। पर ये आजकल के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में संभव नहीं है। एक आपने व्हीट का ज़िक्र किया, जी। मैं समझता हूँ कि इस समय शायद भारत को कुछ लाभ हो, क्योंकि अच्छा। यूक्रेन भी बहुत बड़ा व्हीट का सप्लायर है दुनिया को। भारत के पास इस समय बहुत बड़ा स्टॉक है गेहूँ का। और इस सब कमोडिटी के खेल में इस समय भारत तो हर चीज़ इम्पोर्ट ही करता है, आयरन ओर के अलावा। पर शायद व्हीट में अगर दाम बढ़ते हैं तो हमें कुछ लाभ होने की शायद पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अखिलेश सुमन, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जब हम इन पाबंदियों की बात कर रहे हैं तो मोटे तौर पर आप समझाएं, क्योंकि बार बार स्विफ्ट की बात आ रही है। बहुत ही संक्षेप में अगर आप समझाएं स्विफ्ट को हम कैसे समझें और उससे बाहर होने का मतलब क्या है, और पश्चिमी देशों ने जो सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाया है वो है कि जो विदेश में रखी संपत्ति है रूस की उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। तो उन दोनों के मतलब क्या है, बहुत संक्षेप में अगर समझाएं। देखिए, उसके पहले जाने के पहले मैं एक बात बता दूं कि हर्षवर्धन श्रृंगला जो विदेश सचिव हैं जी। हमारे, उन्होंने राजदूत जो रूस के हैं और जो राजदूत यूक्रेन के हैं उनसे बात की है और उनको बताया है कि सेफ पैसेज हमारे नागरिकों को दिया जाए। ठीक है। हालांकि पहले ये बात भारत पहले भी कह चुका था, लेकिन इस घटना के बाद, आज की घटना के बाद एक बार फिर से जोर दिया गया है कि हमारे जहाँ जितने भी नागरिक हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में, उन सब के लिए आप लोग मिल के सेफ जोन दीजिए। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई, देखिए, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने से जो फिनेंशियल मार्केट में खास करके रूस के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेरी रूस के कुछ लोगों से जो मेरे मित्र हैं वहाँ, वो लोग बार बार लगातार इस बात से चिंतित हैं कि इस तरह के प्रतिबंध लगाने की क्या ज़रूरत है। वे इस बात को शायद इस बात की संभावना, इस बात की आशंका से वो लोग नहीं थे परिचित कि इस तरह की भी संभावना हो सकती है कि आप डेबिट कार्ड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आप क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं सामान नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन परचेज बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये सारे तंत्र जो बने हैं आपके क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के, मास्टर कार्ड हो, वीजा हो, इन सारे के तंत्र यूरोप में है या अमेरिका में है। और उस पर अगर बैन लगा दिया जाए रूस में, तो उसके बाद आपके पास रूबल और जो बार्टर सिस्टम है या जाके नकद दे के खरीदने का, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है। हमारी जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ एक समस्या एक ये आ सकती है कि अगर जो फंड ट्रांसफ़र करना है यहाँ से, वो फंड ट्रांसफ़र अगर रूस की उन एंटिटी को होता है जिनके पर सैंक्शन लगा चुका है अमेरिका ने या यूरोप ने, तो उस एंटिटी को हम कोई पैसा नहीं दे सकते। और उन एंटिटी को अगर कोई भुगतान हमारे यहाँ करना है तो वो हमको कोई भुगतान नहीं कर सकते। तो जो पहले एक बड़ी समस्या थी, हालांकि रूस के लिए बड़ी बात पहले नहीं है, पहले भी रूस ने काफ़ी सैंक्शन झेले हैं और हमारे यहाँ रूबल और रुपी ट्रांसफ़र
व्यापार उसमें भी होता रहा है। तो यह रूस और मुझे हमें मतलब मिलकर तय करना है कि किस तरीके से इस संकट से निपटेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आम नागरिक है या जिसके परिवार के लोग हैं या रूस में रह रहे हैं या यूक्रेन में रह रहे हैं, भारत के जिन लोगों को, उन लोगों को अगर पैसे भेजने होंगे तो उन लोगों को पैसे भेजने में काफ़ी दिक्कतें आएगी अगर उन बैंकों से उन लोगों का पैसा जाता हो। तो ये एक समस्या है जिसमें कि सरकार को भी जूझना है, जिससे आम नागरिक को भी जूझना है और जिससे जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं उनको भी जूझना है। ठीक तो है। इन सारी चीज़ों को लेके फिनांस मिनिस्ट्री में और कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक लगातार मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है और वो मॉनिटरिंग सेल लगातार इस बात की जानकारी और इस बात के बारे में पता करने की कोशिश कैसे इस संकट से हम निकलेंगे। ठीक है सौरभ चंद्रा, अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा दूं तो दोनों देशों के बीच यानी रूस और भारत की अगर बात करें तो 11.9 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है और 2021 की बात करें तो भारत ने रूस को 3.3 अरब डॉलर का निर्यात किया और इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान था वो दवाओं का था और पिछले साल रूस से 8.6 अरब डॉलर का आयात किया, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला, खाद, सोना, कीमती धातु और दूसरी धातुएं भी शामिल थी। और हथियार सौदे की भी बात करें तो हम जानते हैं कि कितना बड़ा रक्षा साझेदार रूस हमारा है। अब इन सब पे असर की बात जो चर्चा में लगातार आप लोग भी कर रहे हैं, इसको लेकर भारत के पास फिलहाल विकल्प क्या है? अगर असर दिखता है तो क्या रास्ते भारत के सामने फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? आपने पहला सवाल स्विफ्ट के बारे में पूछा था। जी, स्विफ्ट एक मैसेजिंग सिस्टम है जिससे पैसा ट्रांसफर होता है। ठीक है। जैसा हमारा अनुभव ईरान से रहा है, अगर सैंक्शंस लगने शुरू हुए इंडियन कंपनीज पे तो वो एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो उसका भुगतान कैसे होगा, अगर इंपोर्ट करेंगे तो उसका भुगतान कैसे होगा। एक बार्टर ट्रेड की सीमा है, चूंकि डेफिसिट है इसलिए हो सकता है जिस हद तक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बार्टर कर सकते हैं, मगर अगर उन कंपनियों पे सैंक्शन लगने शुरू हो गए तो वो भी इससे कतराएंगे। जी, समस्या क्वांटिटी की नहीं है, ये सब तेल भी कहीं और से मिल सकता है, गैस में थोड़ी दिक्कत आएगी मगर बहुत ज्यादा गैस नहीं आती है। समस्या दामों की है। ठीक है। और जब वो दाम बढ़ेंगे तो इंडिया की फिस्कल डेफिसिट पे भी असर आएगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी पे भी इफेक्ट आएगा, इन्फ्लेशन होगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगी। अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ती है तो रुपया गिरेगा और रुपया गिरने के परिणाम बहुत व्यापक होते हैं। ठीक है। तो समस्या वहां पर है। अगर रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाएगा तो उसके अंजाम जो होंगे वो ये होंगे कि इंडियन कंपनीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। ईरान के साथ इसीलिए आजकल कोई व्यापारिक ताल्लुकात नहीं है, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा, मगर ये मेरी अपनी राय है। ठीक है, ठीक है। तायल जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत, इसे लेकर आशंकाएं लगातार हैं, तो अब इसको रक्षा सौदे से अगर हम जोड़कर देखें या रक्षा में जो साझेदारी हमारी है उस पर कितना असर पड़ सकता है? रक्षा पे तो असर पड़ेगा क्योंकि हम सौरभ चंद्र जी, एक कमेंट एक कमेंट मैं तायल जी से चाह रही थी। तायल जी, अगर आप बताएं। जी, देखिए, रक्षा के तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रक्षा के साथ, डिफेंस इक्विपमेंट के। तो ये तो चलते रहेंगे, उसमें पेमेंट भी किसी ना किसी तरह से होगा, वो तो भविष्य बताएगा। पर मैं समझता हूँ कि हम अपनी कूटनीति से, अपनी नीतियों से ये इंश्योर कर पाएंगे कि किसी ना किसी तरह इन सब चीज़ों का जो हम इक्विपमेंट ले रहे हैं उसका पेमेंट कर पाए, नहीं तो डिफर्ड पेमेंट होगा, इससे एग्रीमेंट हो जाएगा रक्षा के साथ। तो इमीडिएटली तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई खराब असर पड़ेगा, जो भारत जो भी डिफेंस इक्विपमेंट रक्षा से खरीदता है। पर जो काटसा का क्या रूप अब अमेरिका लेगा, जो ट्राइफ मिसाइल की एक खेप आ चुकी है, हम $1 बिलियन रक्षा को दे भी चुके हैं, क्या अगली खेप आ पाएगी? ये एक भारत के लिए बहुत मुश्किल खेल होगा कि अमेरिका सैंक्शन ना लगाए भारत पर, जो भारत की डिफेंस रिलेशनशिप है रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के साथ, और भारत उसको मेंटेन कर सके। इसमें
बहुत मुश्किल ज़रूर होगी, पर भारत का एक जो अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, तो हमारे इज़राइल से भी संबंध अच्छे हैं, हमारे अरब देशों से भी अच्छे हैं, यूएई से भी अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कूटनीति चलाने वालों में फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतनी क्षमता रखते हैं कि किसी न किसी तरह भारत की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मीट होती रहें, रशिया से भी, अमेरिका से भी, और हम इस क्रॉस फायर में हम बीच में ना आएँ। बिल्कुल। मेरे ख्याल से हम इसमें सक्षम रहेंगे, कम से कम ये मेरी आशा है। बिल्कुल, और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। आर.एस. तायल सर, सौरभ चंद्रा सर, आर.एस. शर्मा जी, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े और तमाम अपडेट हमें दिया। आपका भी फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ज़ाहिर तौर पर देखें तो कोई भी युद्ध अपने साथ कई त्रासदियां लेकर आता है और रूस यूक्रेन युद्ध भी इसमें अपवाद नहीं है। देश का रूस और यूक्रेन पर सीधा और प्रत्यक्ष असर तो दिख ही रहा है दोनों ही देशों में, लेकिन इसके दूरगामी असर भी लंबे समय तक दिखेंगे और दुनिया के कई देशों पर दिखेंगे। शायद विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर ये संकट लंबे समय तक चला तो दुनिया को दोहरे गतिरोध में डाल सकता है। एक, उच्च मुद्रास्फीति और दूसरी, कम और धीमा आर्थिक विकास, जिससे जाहिर तौर पर जीवन यापन की जो लागत है वो भी बिगड़ सकती है। इसी के साथ मुद्दा आपका मैं फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।